वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 266 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 266 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो ये अपडेटेड करंट अफेयर्स है, ठीक है। इसमें हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में लगभग 1 साल की करंट अफेयर्स को, ठीक है। अगस्त 2023 से लेकर जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में दिया गया है? 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। मॉर्निंग का करंट अफेयर्स किसी ने देखा होगा तो पता चल गया होगा। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। वैज्ञानिकों के नाम पूछ सकता है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है ये पूछ सकता है, और किस लिए दिया गया उन वैज्ञानिकों को ये भी पूछ सकता है। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 जिस क्षेत्र में दिया गया है वो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। बाकी क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए 2023 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए 2022 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। असममित ऑर्गोनो कैटालिसिस के विकास के लिए 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो रसायन विज्ञान में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार डेविड वेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, 2 वैज्ञानिक और हैं, डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संश्लेषण भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। 3 वैज्ञानिक हो गए। अब जो भी धनराशि मिलेगी वो डेविड वेकर को 50% मिलेगी, बाकी की 50% इन दोनों में बटेगी, डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर में, ठीक है। देखिए, प्रोटीन विज्ञान में उनके अग्रणी कार्य ने प्रोटीन की समझ और डिज़ाइन में क्रांति ला दी है, जिससे चिकित्सा से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक के क्षेत्रों में प्रगति हुई है। इस पुरस्कार से प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड के अनुक्रम और प्रोटीन की संरचना को जोड़ने वाले शोध को सम्मानित किया इस पुरस्कार ने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लिटरेचर में भी नोबेल प्राइज मिल गया 2024 का। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस देश की लेखिका हांगकांग को दिया गया है? सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, ब्रिटेन। यही है हांगकांग, ये हैं दक्षिण कोरियाई लेखिका। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके। तो साहित्य के क्षेत्र में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक इस साल यह सम्मान दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया। और उन्हें क्यों दिया गया है? उन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। यह गद्य ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्वर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। मैक्सिको के बाद है पेरू दूसरा, और फिर चीन है तीसरा। तो मैक्सिको दुनिया में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। 2021 में इस देश ने 5,600 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया था। चीन और पेरू भी चांदी के बड़े उत्पादक देश हैं। 2023 में इन तीनों देशों ने, मैक्सिको ने, चीन ने और पेरू ने, दुनिया के आधे से ज़्यादा चांदी का उत्पादन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विगत 3 वर्षों में विश्व के किस महाद्वीप के देशों में मलेरिया से सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। मलेरिया जो कि होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर से, ठीक है, और डेंगू होता है एंडीज एजिप्टी से। स्टेट पीसेस में बहुत पूछते हैं इनको। अफ्रीकी देशों में हुई बहुत सबसे ज़्यादा मृत्यु मलेरिया से। देखिए, विगत 3 वर्षों में मलेरिया, वैश्विक मलेरिया के 94% मामले और मलेरिया से संबंधित 95% मौतें अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में हुई।
ये सारे जो इबोला, मंकी मंकी पॉक्स आते हैं ये वहीं से निकलते हैं सब अधिकतर। विश्व का पहला शहर पालीताना। पालीताना जहां मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, भारत के किस राज्य में है? ठीक है, मॉर्निंग के टेस्ट में भी था इस तरह का प्रश्न, तो उसमें पातिलाना पालीताना में दो थोड़ा डिफरेंस था, तो पालीताना है, पातिलाना नहीं है। ठीक है, पालीताना भारत में है ये, गुजरात में, गुजरात के भावनगर में। सी है इसका आंसर। पूरी तरह से रोक है मांस पर। तो गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है पालीताना शहर, दुनिया का पहला ऐसा शहर जहां मांसाहार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और यहाँ न सिर्फ मांस बल्कि अंडे की बिक्री पर भी पाबंदी है, बल्कि जानवरों का कटान भी वर्जित है। जैन धर्म के प्रवर्तक और पहले तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ ने पालीताना शहर की यात्रा की थी। पालीताना शहर में एक ही पर्वत पर 900 से ज़्यादा मंदिर हैं, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। बाकी यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है? ऋषभदेव। ठीक है, और महावीर स्वामी कौन से थे? 24 में थे। 23 में ही पूछ ले जाते हैं, 23 में थे पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो कहाँ स्थित है? पॉइंट नीमो पर गया है विश्व का पहला कोई व्यक्ति, यही है वो। पॉइंट नीमो है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो पॉइंट नीमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव भी कहा जाता है। हाल ही में ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने विश्व के। और यहाँ पहुंचने के लिए क्रिस ब्राउन को बड़े बड़े घरों के बराबर ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा था, साथ ही उन्हें जहाजी मतली और चक्रवात का भी सामना करना पड़ा था। आप देख रहे होंगे, अगर मॉर्निंग का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा और ये पढ़ा होगा किस तरह से प्रश्न रिलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण जुलाई 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किन दो देशों के बीच है? ऑप्शंस कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, भारत थाईलैंड आ सकता है, भारत मालदीव आ सकता है, भारत नेपाल आ सकता है, भारत इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो मैत्री है भारत और थाईलैंड के बीच, और इसका 13वां संस्करण 2024 में, जुलाई 2024 में हुआ। थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड के टाक प्रांत में 13वां संस्करण। तो मेघालय के उमरोई को हटा दीजिए, राजस्थान के पोखरण को हटा दीजिए, उत्तराखंड के रानीखेत को हटा दीजिए। 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट बाचीरा प्रकन में भारत थाईलैंड के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आज 1 जुलाई 2024 को संचालित एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एयर इंडिया द्वारा कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में नहीं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी नहीं, महाराष्ट्र के अमरावती में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करेगा। यह स्कूल साल 2026 तक चालू हो जाएगा और इसमें हर साल 180 वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह स्कूल 10 एकड़ में फैला होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 29 जून 2024 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया? राजीव अग्रवाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 29 जून 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रवि अग्रवाल है भाई, पहले में राजीव नहीं है, राजीव रंजन, राजीव कुमार दूसरे तीसरे में। ठीक है, तो सही तो लगाया, बड़ा गलत दिया, रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो रवि अग्रवाल हैं 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, यानी आईआरएस अधिकारी
कैसे बनते हैं? यूपीएससी का प्रीलिम्स पास करो, मेंस पास करो, इंटरव्यू पास करो, उसके बाद रैंक बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, 29 जून 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की? मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, केएल राहुल, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा। सुरेश रैना ने तो बहुत पहले ले चुके हैं वो, 29 जून 2024 की बात हो रही है। एक तो रोहित शर्मा ने लिया है और साथ ही लिया है विराट कोहली ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, T20 क्रिकेट से, वनडे से नहीं। तो 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच जीतने के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। विराट कोहली ने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान किया था और कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास का ऐलान किया था। रोहित ने कहा था कि इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। तो दोनों ने संन्यास ले लिया है T20 क्रिकेट से। वनडे में खेलेंगे दोनों, टेस्ट मैच में खेलेंगे दोनों। एक समय आएगा तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेंगे, फिर एक करंट अफेयर्स का नया प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने, इनमें से किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें से दो देशों के साथ तो 36 का आंकड़ा है, तो उनको तो पहले एलिमिनेट ही कर दो, उनके साथ तो समझौता हो ही नहीं सकता। चीन को हटा दीजिए, पाकिस्तान को हटा दीजिए, ठीक है। भारत के साथ समझौता नहीं कर सकता, तो ए ही इसका आंसर होगा, बांग्लादेश, क्योंकि भारतीय गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स तो भारत का है ना। तो बांग्लादेश की नौसेना ने भारत के गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन महासागर 800 टन वजनी समुद्री जहाज लिखना था, ये क्या लिख गया है, ठीक है। 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता बांग्लादेश को रक्षा उपकरण खरीद के लिए भारत द्वारा प्रदान की गई 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के तहत हस्ताक्षरित प्रमुख अनुबंधों में से एक है, तो बांग्लादेश का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए अगले चरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 56 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए। ऐसे प्रश्न की पूछे जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये राशि है 56 करोड़ रुपए की, 80 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ नहीं है, 25 करोड़ नहीं है। एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, याद रखिए वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 1 जुलाई 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या थी? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम थी हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। यह विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम है, इसको याद रखिए। तो साल 2024 में मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। इस थीम का मतलब है हम मेडिकल प्रोफेशनल के प्रयासों और उनके योगदान को पहचानते हैं। यह थीम डॉक्टरों द्वारा अपने चिकित्सा अभ्यास में दिखाए जाने वाले समर्पण, करुणा और सहानुभूति पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व डायबिटीज डे 2023 की थीम, विश्व डायबिटीज डे 2023 की थीम है, ठीक है। 23 की क्यों पूछी, 23 की ही क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि विश्व मधुमेह दिवस जो है ये नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है। और नवंबर अभी आया है नहीं, तो पिछला वाला जो है वही इम्पोर्टेंट है अभी तक। क्या है थीम? एलिमिनेशन ऑफ डायबिटीज, एक्सेस टू डायबिटीज केयर, मधुमेह देखभाल तक पहुंच,
या मधुमेह देखभाल तक पहुंच अभी नहीं तो कब? विश्व डायबिटीज दिवस 2023 की थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, मधुमेह देखभाल तक पहुंच, या फिर अंग्रेजी में है ये एक्सेस टू डायबिटीज, एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। तो साल 2024 में विश्व डायबिटीज डे की थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच, और यह थीम इंसुलिन की खोज की शताब्दी को ध्यान में रखते हुए रखी गई है। विश्व डायबिटीज दिवस हर साल जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 में मनाया गया था, अगला 14 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसको आने में अभी समय है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? लोगों में डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाना और मरीजों का हौसला बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 1 जुलाई 2024 को अमेरिका स्थित किस एजेंसी ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भागीदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया है? कौन है वो? अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे 6 लोग, ठीक है, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया है, तो भारत का भी कोई वैज्ञानिक उनमें शामिल होगा। और ये अमेरिकी एजेंसी है अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी, सीरा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। नासा भी अमेरिका की है, इसको हटा दीजिए। बोइंग भी, और ये भी। ये तो हवाई जहाज बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, एयरबस कंपनी। तो अमेरिका की अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी यानी कि सीरा, 1 जुलाई 2024 को इसने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया था। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 6 नागरिक अंतरिक्ष में जाएंगे। ठीक है, 6 नागरिक अंतरिक्ष में जाएंगे, और इस कार्यक्रम को ब्लू ओरिजिन के सहयोग से अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उनको ट्रेनिंग तो पूरी वैज्ञानिक वाली दी जाएगी ना। चलिए, तो ये 15 प्रश्न है, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।